तो हम लोग चैप्टर 13 तक चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग करेंगे चैप्टर 13 जो कि क्रिया काल एवं वाच्य है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिया देख लेते हैं। तो क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के सामान्यतः दो भेद है, जैसे कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है या अकर्म की संभावना होती है, अर्थात वह क्रिया जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो, तो सकर्मक क्रिया होगा और ये कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ क्रिया के व्यापार का संचालन तो होता है, किंतु इसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अर्थात कब यहाँ पे कर्म पर पड़ता है। जैसे श्रेया फल खाती है, श्रेया फल खाती है। तो यहाँ इस वाक्य में श्रेया करता है, खाने के साथ इसका कृत रूप से संबंध है और श्रेया के खाने का प्रभाव फल अर्थात कर्म पर पड़ता है। अतः यहाँ खाना क्रिया सकर्मक है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार और फल कर्ता पर न हो कि कर्म पर और न हो, न कि कर्म पर। जैसे कि देखिए, अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो न कि कर्म पर, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि चूंकि अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता, तो क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे रश्मि सोती है। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया शब्द से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कर्ता न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण वाक्य में राहुल मोहन से किताब लिखवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। यहाँ राहुल कर्ता और स्वयं किताब न लिखकर मोहन से दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे लिखने हेतु प्रेरित करता है, तो ये प्रेरणार्थक हो जाएगा। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकन से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लात से लतियाना, ये सब नाम धातु क्रिया हो जाएगा। उसका बाद पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पे देखते हैं, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब उसे क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे पूजा ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुराकर भाग गया। उसके बाद जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर के, तो यहाँ पे देखिए संयुक्त क्रिया, जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर एक क्रिया का निर्माण करती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण वाक्य, सीमा खाना बना रही है, सुरेश ने खाना खा लिया, ये सब संयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सीमा खाना बना रही है, सुरेश ने खाना खा लिया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया यहाँ पे देखते हैं, जो क्रिया मुख्य रूप क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि जो क्रिया मुख्य रूप क्रिया की सहायता करते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में वाक्य, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है सहायक, सोहन ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। तो यहाँ पे सजातीय क्रिया, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण वाक्य, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, तो ये इस सजातीय क्रिया हो जाएगा। भारत ने लड़ाई लड़ी, तो ये सजातीय क्रिया हो जाएगा। उसका सामान्य क्रिया, तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण वाक्य, सीता आई राम गया। काल देख लेते हैं। वर्तमान काल के भेद 5 भेद है। सामान्य वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का सामान्य रूप में वर्तमान काल का में होना पाए जाते हैं, सामान्य वर्तमान का कहलाता है। जैसे वह जाता है,
तत्कालिक वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान। तो क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में ही कुछ नहीं वर्तमान काल में हो रही है, अर्थात क्रिया का मतलब कार्य के जारी है। जैसे कि अक्षिता खेल रही है, तो ये तत्कालिक वर्तमान अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। और पूर्ण वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब पूर्ण पूर्ण पुनर्सिद्धि का बोध होता है। जैसे कपिल आ चुका है, संदिग्ध वर्तमान काल। तो इस क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने के में संदेह संदेह हो पर उसकी वर्तमानता में संदेश न हो। जैसे सपना प्रति है संभा यहाँ पे देखिए संभाव्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे जैसे वे गए हो भूतकाल के 6 भेद है। जैसे सामान्य भूतकाल जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। जैसे श्रेया आई यहाँ पे जैसे कब आई तो ये कुछ पता नहीं है, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आसन्न भूतकाल क्रिया के इस रूप से क्रिया की समाप्ति निकट में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने खाना खाया है। पूर्ण भूत क्रिया के वे रूप को पूर्ण भूत कहते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है और क्रिया का समाप्त हुए काफी समय बीत चुकी है। जैसे उसने शिवांग को मारा था। अपूर्ण भूत क्रिया के इस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो रही थी, परंतु उसकी समाप्ति को पता नहीं चलता। संदिग्ध भूतकाल तो क्रिया के इस रूप से भूतकाल में काम का पूरा होने में संदेह का बोध होता है। जैसे संध्या ने खाना खाया होगा। तो हेतु मध्य भूत तो क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, परंतु इस वजह से न हो सकी। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। भविष्य काल के भेद भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। जैसे सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मत भविष्य। जैसे सामान्य भविष्य में देख लेते हैं, क्रिया के इस रूप में सामान्यतः यह प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य में होगी। जैसे मैं जाऊंगा। संभाव्य भविष्य जैसे क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी कार्य के होने का संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद कृष्णा कल आएगी। उसके बाद हेतुमव्य भविष्य तो यह जब भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर, जैसे वह आए तो मैं सो जाऊं, तो ये हो जाएगा हेतु यहाँ पे भविष्य। तो वाच्य देख लेते हैं। तो वाच्य के 3 भेद है। तो वाच्य यहाँ पे 3 भेद है। जैसे कि वाच्य के 3 कृतवाच्य क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्ता का प्रधानता का बोध हो, अर्थात कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। जैसे कृतवाच्य कहलाता है। जैसे आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है, लड़का खाता है, तो यह कृतवाच्य हो जाएगा। यहाँ पढ़ती है, जैसे यहाँ पढ़ती है, खाता है, क्रियाओं में के कर्ता क्रमशः आकांक्षा लड़का वाक्य का उद्देश्य है। तो कर्मवाच्य क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे किताब पढ़ी जाती है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। सेब खाया जाता है, तो ये भी कर्मवाच्य हो जाएगा। या कर्म किताबें सेब के अनुसार क्रिया को रूपांतर हुआ है। भाववाच्य है क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे लाडो से पढ़ा नहीं जाता, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। यहाँ कर्ता लाडो उससे प्रधानता होकर भाव जैसे पढ़ा नहीं जाता खेला नहीं जाता का प्रधानता है। तो हम लोग यहाँ पे
कंप्लीट कर चुके हैं इसका चैप्टर 13 तक, और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो लोग भी ये जानना चाहते हैं, मतलब ये पढ़ना चाहते हैं गागर में सागर, तो प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग वाक्य विचार पढ़ेंगे।